सो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इसका हमें एक कॉमन रूट चाहिए। सो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ठीक है, तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी जीरो एंड अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा प्लस ए जीरो। ये अल्फा इसका कॉमन रूट हो गया। ठीक है, अब इसमें अल्फा आ रहा है, ये तो इक्वेशन 1 2 हो गई हमारी। अब अल्फा इसमें कॉमन आ रहा है सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें? अल्फा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ए अल्फा माइनस बी। सो यहां से हमारे पास आ गया ए कॉमन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ए 0 हो जाएगा, या तो अल्फा 1, या तो अल्फा माइनस 1। तो तीन केस बनेंगे, या तो ए 0, या तो अल्फा 1, या तो अल्फा माइनस 1। अब ए 0 होने से देखना है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बी जीरो एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगी अल्फा कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बी जीरो। तो ऑब्वियसली पहली बात तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी जीरो के रूट्स हमारे जो है वो रियल होने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि कॉमन रियल रूट। ठीक है, रियल रूट्स होने चाहिए इसके, और अगर इसके रियल रूट कर दिए तो कॉमन तो फिर हो ही जाएंगे, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बी दोनों इक्वेशंस में आ रहा है। तो बस इसके रियल रूट बनाने हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है, या तो बी को 0 पुट कर दें, तब अल्फा स्क्वायर प्लस बी का रूट हो जाएगा 0 0, या फिर हम बी को कुछ नेगेटिव वैल्यू दे दें, -1 -2 से लेकर -5 तक, तभी इसके रियल रूट हो पाएंगे। बी को पॉजिटिव लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 6 कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब अल्फा को 1 ले लेते हैं। अल्फा को 1 यहां लेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू -1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन से भी सेम ही आ रहा है, a प्लस बी की वैल्यू -1। अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि हम -5 के साथ 4 ले लें, या -4 के साथ 3 ले लें, या -3 के साथ 2 ले लें, या -2 के साथ 1 ले लें, या -1 के साथ 0 ले लें। ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ये 5। टोटल कॉम्बिनेशन 10 हो गए, क्योंकि इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू -5 b की वैल्यू 4, या फिर a की वैल्यू 4 b की वैल्यू -5 इंटरचेंज हो सकता है। तो ये टोटल 10 कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसमें हमारे कॉम्बिनेशन क्या क्या आए थे? 0 -1। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन हमारा रिपीट हो गया, क्योंकि यहाँ a 0 था तो b की वैल्यू 0 आई थी, -1 आई थी, और लेके -5 तक थी। बट यहां पर जो हमने वैल्यू ली है, ठीक है, ये -1 0, इसको हम, ये कॉम्बिनेशन तो डबल हो जाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन है तो 8 हो जाएंगे। बट जो ये कॉम्बिनेशन है -1 0, इसको हम इन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि -1 0 को इन्वर्ट करके बनेगा 0 -1, जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो ये एक ही कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे 9 हो गए। ठीक है, 6 और 9 15 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। अब देखते हैं अल्फा -1 से क्या होगा। यहाँ पे अल्फा को -1 रख के अगर हम देखें, तो -1 रखने से हमारे पास क्या आ रहा है? a माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा को यहां पर -1 रखेंगे तो a माइनस बी 1 आ गया। अब a माइनस बी 1 कैसे कैसे हो सकता है? जैसे a को हम ले लें 5, 5 तो ले नहीं पाएंगे, a को हम 4 ले लें तो b हो सकता है -5। a को 3 ले लें तो ये हो सकता है -4, या फिर 2 -3, या फिर 1 -2, या फिर 0 -1। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या फिर 1 के साथ हम -2 भी ले सकते हैं, तब भी हमें वैल्यू, ये कितनी वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू नहीं आएगी हमारी। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 5 के साथ में, 5 के साथ में -6 तो है नहीं हमारे पास, तो 4 3 2 0 एंड देन -1। इसको -1 अगर ले लें तो इसको -2 ले सकते हैं। ये भी हमारा जो सम आ रहा है -2 लेने से, डिफरेंस जो आ रहा है, ये भी हमारा डिफरेंस जो है 1 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहां पर हम -2 लेंगे तो यहां -3 ले सकते हैं, या -3 तो -4, और -4 तो -5। ये कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 9 and 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24।
सो यहां से हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस हो गए 24, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। सो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें ये सर्कल दिया हुआ है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक कॉर्ड है इसमें ए बी, देन हमने एक और कॉर्ड बनाई बी सी, वो इस तरह से बनाई कि इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है। सो ये एबीसी एंगल हमारा कितना है 75 डिग्री। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आएंगे ए पर, तब तक कितनी कॉर्ड बन चुकी होंगी ये हमें बताना है। तो जैसे यहां से हम अगर ये एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करें, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, दिस एंगल थीटा। अब देखो इसमें ये तो दोनों रेडियस हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा 37.5 डिग्री, एंड ये भी हो जाएगा 37.5 डिग्री, ये इतना एंगल, ठीक है, और ये इतना एंगल, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ हाफ एंगल हो जाएंगे दोनों। तो ये 37.5 37.5 कितना हो गया 75, तो ये एंगल कितना हो गया 105। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमें ओरिजिनल पॉइंट पे अगर आना है तो हमें 105 के मल्टीपल्स में जाना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट जो भी हमारी कॉर्ड बनेगी उसमें अगेन ये एंगल 105 आ जाएगा। अब हम ओरिजिनल पॉइंट ए पर तभी पहुंच पाएंगे अगर ये 105 यानी n इंटू 105 n टाइम्स अगर हमने रोटेशन किया, दैट मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, जैसे 360 हो जाए तो हम वापस से यहां से चलते हुए अगर 360 मूव कर जाएंगे तो वापस हम इस पॉइंट पे आ सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, यानी कि n इंटू 105 इक्वल टू लैम्डा इंटू 360 डिग्री। So n becomes lambda into 24 लैम्डा बाय 7, ये आ गई n की वैल्यू। तो इसमें n हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें मिनिमम वैल्यू लैम्डा को हम 1 2 3 4 5 6 7 तक डालना पड़ेगा। तो n की मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24। सो 24 वैल्यू यानी कि 24 बार हमने इसको रोटेट किया है, यानी कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स हमारी 24 हो जाएंगी, क्योंकि एक रोटेशन से एक कॉर्ड बनती है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर एक रोटेशन किया तो यहाँ से ये एक कॉर्ड हमारी फॉर्म हो गई। तो जितनी रोटेशन हमने करनी पड़ेगी उतनी कॉर्ड्स हमारी फॉर्म हो जाएंगी। यानी कि जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर 4 एंगल बनाए होंगे, ठीक है, ये एक एंगल हो गया, ये मान लो सेकंड एंगल हो गया, ये मान लो थर्ड एंगल हो गया हमारा, ये मान लो फोर्थ एंगल हो गया। तो ये 4 एंगल बने, तो 1 2 3 4 कॉर्ड्स बनी, तो वापस हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए। तो ऐसे 24 बेसिकली जितनी कॉर्ड्स बनेंगी उतने ही जो है रोटेशंस उसमें होंगे और हम वापस यहीं पर पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही इसमें बोला गया कि हम वापस उसी पॉइंट पर जस्ट पहुंच जाएं। सो आंसर इसका हो जाएगा कितना 24। सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये एक क्वांटिटी है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कौन कौन सी n की पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब देखो जैसे इसमें n को हम वैल्यू पुट करके देखें, n को 1 डाल के देखेंगे तो क्या मिलेगा 7 माइनस 65, यानी कि माइनस 58 का मॉड कितना आ गया 58। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n को 2 पुट करें अगर तो 4 प्लस 25,
29 माइनस 65, 29 माइनस 65 हो गया 29 माइनस 36, सो ये 6 का स्क्वायर बन गया। तो ये वैल्यू ठीक होगी हमारी। अच्छा, अब इसके बाद n को अगर 3 डालोगे तो n 3 डालने के बाद तो देखो मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी, तो मॉड को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं इसके बाद। तो इसको पॉजिटिव क्वांटिटी मान के चलेंगे अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हमें मॉड लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करेंगे। अब पहली बात तो यह है कि n इसमें हमारा इवन ही होना चाहिए। द रीजन बीइंग, जो यूनिट प्लेस होता है होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस, देखो 1 इंटू 1 करें, 1 स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 होता है, 2 स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होता है, 3 स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 होता है, 4 स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होता है, 5 स्क्वायर का 5 होता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस इन्हीं में से कोई आना चाहिए। अब यूनिट प्लेस 5 की पावर n का यूनिट प्लेस तो 5 ही होगा, तो ये तो 5 यूनिट प्लेस इससे कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे, ऑड नंबर करेंगे, तो 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस 2 आएगा, जो इसमें से कोई भी नहीं है। 2 की पावर 2 का यूनिट प्लेस 4 आएगा, जो पॉसिबल है। 2 की पावर 3 का यूनिट प्लेस 8 आएगा, जो इसमें से नहीं है। यानी पहली बात तो ये है कि इसमें n हमारा कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। n मस्ट बी इवन। तो ये हमें पता लग गया होल स्क्वायर के यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करके, n मस्ट बी इवन। अब इवन है तो m इसमें हम 3 पुट करके नहीं देख रहे हैं, n को 4 डाल देते हैं। 4 डालने से हमें क्या मिला, 16 प्लस 625 माइनस 65, सो दिस बिकम्स 576, जो कि अगेन होल स्क्वायर है, 24 का होल स्क्वायर। तो अगेन हमारा आंसर एक और आ गया, n इक्वल टू 2, ये आंसर भी ठीक है, n इक्वल टू 4, ये आंसर भी ठीक है। अब 5 तो हमें पुट करना नहीं है, अब हमें क्या देखना है, 6 या उससे बड़ी वैल्यूज। अब उसके लिए हम देखते हैं क्या इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए देखते हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। कैसे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए देखो 2n प्लस 5n माइनस 65, ये होल स्क्वायर है। लेट्स से दिस इज स्क्वायर ऑफ ए क्वांटिटी p का स्क्वायर है ये। नाउ 2n प्लस 5n माइनस 65, दिस इज ग्रेटर देन 2n प्लस 4n माइनस 65। इससे तो ये बड़ा ही होगा हमेशा, 5 की पावर n 4 की पावर n से बड़ा ही होगा। और इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, p, दैट मीन्स p स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन। तो बेसिकली हम इसको कंट्राडिक्ट करने वाले हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए हम इस क्वांटिटी को कंट्राडिक्ट करने वाले हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो फिर उस केस में हमारा आंसर 2 and 4 आ जाएगा, यानी सम ऑफ इंटीजर्स हमारा 6 आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे कंट्राडिक्ट किया जाएगा। सो नाउ इसको हम जो है होल स्क्वायर बना सकते हैं, किसका, 2 रेज़ टू पावर n प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n प्लस हाफ का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1/4। तो 1/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसको 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 261। सो 261 is greater than 2 raised to power n plus 1 होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, यानी कि 2p का होल स्क्वायर। अब इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। मस्ट बी लेस देन 261। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये फैक्टर तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, 2 रेज़ पर n
+1 तो 2p से ग्रेटर ही होगा। अब ये फैक्टर ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो n और p बढ़ते जाएंगे, पर हमें तो 261 से कम ही वैल्यू रखनी है, तो n की वैल्यू 6 से उससे ज़्यादा डालेंगे तो फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इसकी वैल्यू। जैसे n की वैल्यू 6 अगर हम पुट करके देखें तो क्या हमें मिलता है 2⁻7, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इसकी 261 से आ गई। ठीक है, क्योंकि 2⁻7 कितना हो गया, 2⁻7 हो गया 2⁻32 60 128। सो 128 और ये भी कुछ वैल्यू हमारी रहेगी ही। ठीक है ना, तो मान लो n 7 के लिए तो हो ही जाएगा। n = 7 के लिए अगर हम पुट करें, 6 को हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 6 को हम यहाँ चेक करके देख सकते हैं, तो उसके लिए हमारी ये होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा। बाकी 7 के लिए हम देखें तो 2⁸, ऑब्वियसली 2⁸ प्लस 1 प्लस 2p जो है ये 261 से छोटी वैल्यू नहीं है, बिकॉज 2⁸ जो है ये कितना होता है 256, और +1 257 और कुछ साथ में ऐड होगा, तो इससे छोटा नहीं हो पाएगा। यानी ये सारी वैल्यूज हमारी n greater than 6 वाली जो सारी वैल्यूज है हमारी वो हो जाएंगी रिजेक्ट। सो 6 को हम यहाँ पर दोबारा से चेक कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नहीं आएगी, यानी कि सम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया 4 + 2 यानी कि 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 6। So this was about all about question number 13. So let us discuss question number 14. एक प्रोडक्ट हमें दिया 55, इसको फैक्टराइज कर लें। 5 × 11, 60 को लिख सकते हैं 2 × 30, 30 को लिख सकते हैं 2 × 15, 3 × 5, 5 × 13। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसको मैं 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का प्रोडक्ट शो करना है। और इसमें जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना, वो मिनिमम क्या हो सकता है, कम से कम कितना रहेगा वो देखना है। जो मतलब जब हम इसको 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिखा देंगे तो उसमें से सबसे बड़ा होगा वो बताना है कि कम से कम क्या हो सकता है वो। तो देखते हैं कैसे कॉम्बिनेशन बताएं। अब एक तो ये पॉसिबिलिटी थी कि हम लार्जेस्ट नंबर को 13 ही किसी तरह से अगर रख पाए, क्योंकि इसमें कम से कम 13 तो आएगा ही, 13 से छोटा तो कैसे ही आएगा। ठीक है, तो 13 अगर लार्जेस्ट रख दें हम किसी तरह से, तो 13 के साथ में कोई और फैक्टर हम नहीं रखेंगे, है ना, इंटू 2 नहीं करेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट अगर 13 है तो 11 को भी हमें बिना किसी फैक्टर के लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11 के साथ 2 किया तो 22 हो जाएगा। हमें लार्जेस्ट फैक्टर को लीस्ट पॉसिबल मिनिमम करना है, तो मिनिमम रखा है 13। अब इसके अलावा बट ये फैक्टर बाकी क्या एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स अभी पेंडिंग हैं, जिसमें कि 5 2 2 है और 3 है और 5 5 है। अब ये सब फैक्टर्स हमारे 3 ब्रैकेट्स में एडजस्ट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 ब्रैकेट्स में इसको हम एडजस्ट करें तो 5 के साथ कम से कम, अब 5 के साथ 2 तो आएगा ही कहीं ना कहीं, है ना, तो 10 तो ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 5 के साथ 2 नहीं आएगा तो वो 3 फैक्टर्स कैसे उसके बना पाएंगे ना। 5 को हम अकेला रख नहीं सकते, 5 को अकेला रखेंगे तो ये भी अकेला और ये भी अकेला रहेगा, तो 3 फैक्टर ये 2 2 3 कहाँ जाएंगे। 5 के साथ कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब मान लो 5 × 2 ले लिया हमने, एक फैक्टर यहाँ 10 रख दिया, ठीक है, 5 × 2 को हटा दिया, तो बाकी अभी भी ये 3 फैक्टर्स 4 फैक्टर्स अभी बाकी हैं। अब ये 2 के अंदर डालेंगे तो इसको हम 6 × 25 लिखेंगे तो 25 बड़ा हो जाएगा, या हम इसको 10 × 15 लिखेंगे तो वो भी 15 हो गया, बट 15 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 फैक्टर सेम हो गए। तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसी कुछ भी बन नहीं पा रही है 13 को, यानी 13 के साथ हमें कुछ तो फैक्टर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 13 को अगर हमने अकेला रखा है और साथ में हमने 11 को भी अगर अकेला रखा है, तो बाकी हमारे पास जो फैक्टर्स हैं 2 2 3 5 5 5, थर्टीन मैक्सिमम नहीं हो सकता है। ठीक है, 13 से तो बड़ा ही आएगा कुछ न उस फैक्टर, है ना। हम सोचे कि मैक्सिमम फैक्टर 13 हो जाए, वो हमने पॉसिबिलिटी बना के देख ली है। अब और क्या इसमें कर सकते हैं कि 13 से थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, वो आंसर आ जाए। तो अभी हमने देखा कि 15 से भी बात नहीं बन पा रही थी। 15 से क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि 15 रखने से बाकी 2 फैक्टर इक्वल हो रहे थे, अदरवाइज तो हम ये फैक्टर बना सकते थे 10 10 15 11 और 13। तो ठीक है, इसमें लार्जेस्ट 13 नहीं तो 15 हो जाता, हल्का सा बढ़ता, क्योंकि हमें लार्जेस्ट फैक्टर को मिनिमम रखना है।
तो 13 नहीं रख पाए तो 15 रख लें, पर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो 15 से थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो 15 से थोड़ा और ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसमें कौन से फैक्टर्स और हमारे पास बाकी हैं। 5 2 2 3 5 5, इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। 15 से नेक्स्ट तो हमारे पास देखो 20 ही आता है, क्योंकि 20 के बाद तो फिर 11 इंटू 2 22 ही आएगा। तो 15 से नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं 20 बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक फैक्टर तो ये 20 हो गया, तो यहां से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर रख लेंगे 5, एक रख लेंगे 15, 5 15 और एक रख लेंगे 20। तो इसमें अब जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसमें जो लार्जेस्ट है नंबर वो क्या है 20। तो 20 से कम हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा 20 होगा। मिनिमम वैल्यू लार्जेस्ट की 20 होगी, 20 से कम में पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, 3 कपल हैं और 2 रोज में उनको बिठाना है। तो ये 2 रोज हो गई इस तरह से, 6 प्लेसेस हैं, सो दैट नो कपल इज सिटिंग इन द सेम रो। तो ये सेम रो नेक्स्ट टू ईच अदर, तो साथ अगर एक रो में बैठे हैं तो साथ साथ में कपल फॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी हस्बैंड 1 वाइफ 1 ये साथ साथ में इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, और साथ ही सेम कॉलम में भी नहीं। तो ये पोजीशंस में भी नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें टोटल केसेस जो है फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के केसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, 3 वाइफ्स को बिठाने के हम केस लेंगे। तो वो 3 वाइफ्स हो सकता है कि एक ही रो में बैठी हों। अब इसके 2 केस बनेंगे, 2 वेज। कैसे, या तो रो 1 या तो रो 2, या तो तीनों वाइफ्स को रो 1 में बिठा दो या तो तीनों वाइफ्स को रो 2 में बिठा दो, ठीक है। अच्छा, अब रो 1 में बिठा दिया मान लो, तो उसके फर्दर वेज क्या होंगे। अब रो 1 में अगर बिठा दिया तो अब इसमें हस्बैंड किस तरह से बैठ सकते हैं भी, ये मान लो W1 W2 W3 है। तो पहले तो वाइफ्स को अरेंज करने के वेज 3 फैक्टोरियल, W1 W2 W3 का अरेंजमेंट भी हो सकता है आपस में किसी भी प्रकार से। अब इसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमने ये ले लिया। अब इसमें हस्बैंड कैसे बैठेंगे, ये इसमें डिरेंजमेंट होगा, क्योंकि W1 के नीचे H1 नहीं आना चाहिए, W2 के नीचे H2 नहीं आना चाहिए और W3 के नीचे H3 नहीं आना चाहिए। तो डिरेंजमेंट ऑफ 3 का फॉर्मूला होता है 2। ये हस्बैंड्स को बिठाने का तरीका है। डिरेंजमेंट का फॉर्मूला हम यहां पे लगा सकते हैं, H1 H2 एंड H3। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया 24 वेज। अब सेकंड केस हम बनाते हैं जिसमें 2 वाइफ्स तो एक रो में है और एक वाइफ अलग रो में बैठी है, ठीक है। ये 2 ही केस बनेंगे, क्योंकि 2 ही रोज हैं, 3 रोज तो है नहीं कि एक एक वाइफ को एक एक रो में बिठा दें। तो 2 केस बनेंगे, या तो तीनों वाइफ्स एक ही रो में या 2 वाइफ्स एक ही रो में। अब 2 वाइफ्स एक रो में बिठानी है तो ये हो गया। तो उसमें 2 तरह के केस बनेंगे, या तो वाइफ्स एक साथ बैठी होंगी और या तो फिर अलग अलग बैठी होंगी, इस प्रकार से। अब एक साथ बैठी होंगी, इसके भी 2 केस बनेंगे, या तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे या तो सेकंड थर्ड प्लेस पे। तो पहले तो इसके हमारे वेज हो जाएंगे, 2 वेज तो हो गए हमारे कि हम R1 या R2 में से कहां पे बिठाते हैं 2 वाइफ्स को। या तो 2 वाइफ्स को हम R1 में बिठाएंगे रो 1 में, या 2 वाइफ्स को R2 में। 2 वेज हमारे ये हो गए इन 2। अब इसके बाद इनको हम फर्स्ट सेकंड प्लेस पे बिठाएंगे या सेकंड थर्ड प्लेस पे बिठाएंगे। 2 वेज इसके हो गए, प्लेस 1 2, कॉलम 1 2 और कॉलम 2 3। अब मान लो हमने यहां कॉलम 1 2 में बिठा दिया। अब जो नेक्स्ट थर्ड वाइफ है उसको बिठाने के वेज, अब उसको बिठाने के वेज या तो थर्ड वाइफ यहां बैठ सकती है और या तो थर्ड वाइफ यहां हो सकती है,
और या तो थर्ड वाइफ यहां हो सकती है। ठीक है, अब थर्ड वाइफ अगर यहां होगी तो मान लो ये W1 W2 W3 है। अब इसमें हस्बैंड्स को बिठाने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना W2 है तो ना तो यहाँ पे H2 आ सकता है ना H3 आ सकता है, तो H1 को ही आना पड़ेगा। अब यहाँ पर W2 के साथ में H2 नहीं आ सकता तो H3 को ही आना पड़ेगा, यहाँ H2 को ही आना पड़ेगा, तो वन वे होगा इसका। और 3 फैक्टोरियल में हम अरेंज करेंगे वाइफ्स को, तो ये हमारा आंसर हो गया 24। और अब इसको देख लेते हैं, मान लो ये W1 है, W2 है, W3 है। अब यहां पर तो W1 और 3 है तो H2 को ही बिठाना पड़ेगा। अब बचा H1 और H3, तो यहां पे H1 ही आएगा और यहां पे H3 ही आएगा, तो ये भी हमारे वेज हो गए 24। अब इसको देख लेते हैं, इसमें मान लो ये W1 W2 W3 है, तो यहां पर W2 3 है तो H1 ही रखना पड़ेगा, और H2 H3 यहां अगर रखेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा केस, क्योंकि H2 H3 को यहां किसी भी तरीके से रखेंगे तो वो ये एक कॉलम या सेम रो में आ जाएंगे, तो ये केस हो जाएगा रिजेक्ट। अब ये हमारा एक लास्ट केस है कि दो वाइफ्स यहां अलग अलग जगह पे बैठी हैं, तो वाइफ जो है एक तो यहां हो सकती है, ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा अगेन इन द सेम मैनर जैसे कि हमारा ये वाला केस रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि यहां पर अगर हम W1 W2 और W3 लिख लें तो यहां पर अब हम किसी भी हस्बैंड को बिठाएंगे तो उस केस में वो रिजेक्शन में ही आएगा केस, तो ये केस इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इसमें दो केस बनते हैं हमारे, या तो वाइफ यहां पर होगी या फिर यहां पर होगी। तो मान लो ये W1 W2 W3 है, तो हस्बैंड को बिठाने का इसमें एक ही तरीका बनेगा। तो इसमें केसेस हमारे कौन से हो गए, या तो W3 यहां पर या यहां पर, दो केस हो गए। देन उसके बाद 3 फैक्टोरियल हो गया, और एक हमारा केस हो गया जिसमें हम W1 W2 को रो में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये W1 W2 नीचे या W3 ऊपर, ये रोज के केस हो गए, रो 1 2 को इंटरचेंज करने के। ये दो वेज कौन से हो गए, फर्स्ट कॉलम में W3 को रखना है या फिर कॉलम 3 में रखना है, और ये 3 फैक्टोरियल उसका हो गया, तो टोटल कितना हो गया 24। यानी कि हमारा आंसर इसमें हमारे 4 केस बने थे, चारों का आंसर 24 है, यानी कि टोटल केसेस हमारे कितने हो गए 96। सो 96 केस हमारे हो जाएंगे। सो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 96। सो द आंसर विल बी 96। थैंक यू।